आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस सीखेंगे, डायोड का रेजिस्टेंस इसलिए कि जैसे हम डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो मैंने आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बड़ी करंट होती है और रिवर्स डायरेक्शन में स्मॉल करंट होती है। तो सेम बैटरी यदि आप लगा रखे हैं लेकिन उसकी पोलरिटी बदल देते हैं तो फॉरवर्ड में करंट मिल रही है और रिवर्स में करंट नहीं मिल रही, मतलब रिवर्स में करंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है। तो हम एक बार रेजिस्टेंस सीखेंगे डायोड का क्या होता है। फिर हम डायोड्स को डीसी सर्किट पे लगाना सीखेंगे कि सर्किट में हम डायोड को लिखते हैं रेजिस्टेंस के साथ, तो किस तरह के सर्किट होंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ब्रेक डाउन मैकेनिज्म पढ़ेंगे डायोड में। ब्रेक डाउन मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि हम जब डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में तो सडनली करंट जो बढ़ने लगती है, जिसको मैंने बताया था ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा, तो ब्रेक डाउन मैकेनिज्म सीखेंगे हम लोग डायोड की। और इसके बाद एक स्पेशल डायोड पढ़ेंगे, जेनर डायोड, जिसको रिवर्स बायस कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ डायोड से। सो डायोड के लिए हम डायोड का कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करके बताया था। सो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से हम बता सकते हैं। सो पहला ये है रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। सो डायोड के हम दो तरह के रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। जैसे मान लूँ मैं यहाँ पर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊँ, आई इधर की तरफ मैं यहाँ पर आई ले रहा हूँ, सो दिस इज़ आई, और यहाँ पर वी ले लिया। ये मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके बताए थे। कुछ देर तक करंट नहीं मिलेगी, फिर अचानक करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और रिवर्स बायस में यदि माइक्रो एम्पियर में लेता हूँ तो इस तरीके का हमारा ग्राफ था। इधर की तरफ ये मिली एम्पियर की स्केल है, और यदि आप सेम ग्राफ में ये भी बनाना चाहते हैं तो ये माइक्रो एम्पियर की होगी। यदि ये मिली एम्पियर है तो ग्राफ यहीं से जाएगा और सीधे यहाँ आ जाएगा। अब मेरे को रेजिस्टेंस बताना है, तो आप देखिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसका स्लोप भी चेंज होता चला जा रहा है। और यदि हम रेजिस्टेंस को के लिए रिलेशन डिफाइन करना चाहें तो B = IR होगा। तो R किसके इक्वल होगा, B/I के इक्वल होगा। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर वोल्टेज पर करंट की वैल्यू क्या है, लीनियरली वेरी नहीं करा। लीनियरली वेरी करे तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। तो पहली बात तो ये है कि ये नॉन लीनियर कर्व IV बनता है। करंट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज बढ़ाने पर नहीं चेंज करता, दूसरी वो जिनका रेजिस्टेंस बढ़ाने पर वोल्टेज बदल जाता है। तो जिनका नहीं होता वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं और ये नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाता है। सो हम डायोड के रेजिस्टेंस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम स्टैटिक रेजिस्टेंस या डीसी रेजिस्टेंस जो है बोलते हैं। सो पहला हम लिखेंगे डीसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस को स्टैटिक रेजिस्टेंस भी लिखते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस। सो आप यदि किसी एक जगह पर वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ निकालेंगे कोई और रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ निकालेंगे अलग रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ निकालेंगे अलग रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ निकालेंगे अलग रेजिस्टेंस आएगा, हर जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन आप कोई फिक्स्ड वैल्यू चाहते हैं तो RDC होगा। जिस टाइम पर आप रेजिस्टेंस निकालना पड़ चाहते हैं वो B/I के इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और वहाँ पर जो करंट है जो यहाँ लेंगे तो दूसरी वैल्यू आ गई, इधर की तरफ लेंगे दूसरी वैल्यू आ गई। जैसे जैसे आप जो है लेते जाएंगे, यहाँ अलग भी है, इधर अलग भी है, यहाँ अलग भी है, यहाँ दूसरा आई है, यहाँ दूसरा आई है, यहाँ पर दूसरा आई है। तो हर जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन एक पार्टिकुलर जगह एक पार्टिकुलर वोल्टेज लगाने पर जो पार्टिकुलर करंट मिलता है उसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, डीसी रेजिस्टेंस कहलाएगा। दूसरा हम यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज AC रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ते समय हम दो तरह के चेंज लेंगे, AC रेजिस्टेंस या इसी को हम डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो डायनामिक रेजिस्टेंस, AC रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस। सो इधर की तरफ लिखेंगे RAC = चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। सो ये नए तरह का हमने रेजिस्टेंस डिफाइन कर लिया। जैसे आप यहाँ से यहाँ गए तो आपका वोल्टेज बदला तो आपकी करंट भी क्या है, बदल रही है। सो ये रेजिस्टेंस क्यों डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं हमारा करंट की वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। सो रेजिस्टेंस हमारा घटता रहता है। सो ये जो डिवाइसेस हैं वो क्या कहलाती है, नॉन लीनियर डिवाइसेस कहलाती हैं, क्योंकि इनका हम जब VI ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। और यदि हम कंडक्टर का VI ग्राफ बनाते हैं, वो मैंने आपको ओम्स लॉ में पढ़ाया था कि यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। मतलब आप यदि B को डबल कर देते हैं तो I भी डबल हो जाएगी कंडक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो। B को बहुत थोड़ा चेंज करने से I की वैल्यू कैसे चेंज होती है, एक्सपोनेंशियली बदल जाती है। तो इस तरीके से हम
डायोड का क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ में आपकी वैल्यूज़ दी रहेगी जहाँ से आप जो है बता सकते हैं। सो एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इधर की तरफ मैं IB कैरेक्टरिस्टिक ले लेता हूँ, ये V हो गया, इधर की तरफ I हो गया, और ग्राफ बना लिया जाए। सो कुछ देर तक तो यहाँ की वैल्यू 0 होगी, फिर ऐसे उठा देंगे इसको यहाँ पर, और ये रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हैं। कोई बहुत ब्रेकडाउन बनाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो ये इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, और इधर की तरफ कोई वोल्टेज मान लिया। सो मान लो मैंने -10 वोल्ट ले लिया, ये जो वोल्ट में ही ले रहे हैं। तो इधर की तरफ हमने बना लिया, और एक करंट की वैल्यू भी ले लीजिए। सो ये करंट 1 है, और इधर वाली स्केल को माइक्रो एम्पियर लिख देता हूँ, और इधर वाली स्केल को मैंने क्या लिख दिया, मिली एम्पियर लिख दिया। अब कुछ करंट मार्क कर लिया जाए। सो ऐसे कुछ करंट मार्क कर लेता हूँ मैं। ये जूम करके कोई ग्राफ बना रखा है। सो ऐसे जो है बता सकते हैं। सो मान लिया ये 2 है, और यहाँ पर 22 मिली एम्पियर है, ये 0.7 मान लिया, और यहाँ पर 0.9 मान लिया। ऐसे ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, बस 0.7 इसी के आसपास होगा, तो मैंने ऐसा डायोड लिया जो यहाँ पर है, थोड़ा जूम्ड आउट ग्राफ है। सो मेरे को निकालना है इसका रेजिस्टेंस। सो फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड फर्स्ट व्हेन B इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस निकालना, तो सॉल्यूशन में यहीं पर साथ साथ कर देता हूँ। तो किसी एक पॉइंट वोल्टेज पर निकालना है, तो R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V/I। B यहाँ पर कितना दिया है, 0.7, और I मिली एम्पियर में है, तो 2 × 10⁻³ ऐसे बता सकते हैं। सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 350 ओम। सो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में 350 ओम आ गया, जिस समय वोल्टेज कितना है, 0.7 है। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वोल्टेज पर आप जो है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद अपने को ये बताना है कि जब वोल्टेज -10 है तो कितना होगा। सो व्हेन V इज इक्वल टू -10 वोल्ट, तो इसको भी बहुत आसानी से बताया जा सकता है। सो R की वैल्यू V/I, V की वैल्यू -10 है, -10 का मतलब वो रिवर्स बायस में अटैच कर रखा है, और I की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो गया, 10⁻7 ओम आ गया। सो 10⁻7 ओम इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू। सो वेरी लार्ज, इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। तो इतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। सो यहाँ से क्या पता चला कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम है, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। सो नोट करके लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड is small, and in reverse bias resistance of diode is large। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस स्मॉल है, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। बाद में हम रिवर्स बायस के लिए क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे। यदि आइडियल डायोड है, यहाँ पर आपसे आइडियल डायोड के बारे में पूछा जाएगा, तो यहीं पर लिख देता हूँ फॉर आइडियल डायोड। बहुत बार आइडियल के ही क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। तो फॉर आइडियल डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इज 0, resistance in forward bias is 0, and in reverse bias resistance is infinite। तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ऐसे बता सकते हैं। तो दो तरह की चीज़ें हैं। हम यदि रियल डायोड लेते हैं तो रियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी, और फॉरवर्ड बायस में काफ़ी ज़्यादा आएगी, जो कि मैं अपने क्वेश्चन लगाया। बाद में हम डायोड को आइडियल
का आइडियल डिवाइस मानकर भी पढ़ रहे होते हैं। सो यदि हम उसे आइडियल डायोड लेकर के पढ़ रहे हैं, सो आइडियल डायोड में क्या होगा कि फॉरवर्ड में इधर फॉरवर्ड वाली जो कंडीशन है, इधर फॉरवर्ड कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 आएगी और रिवर्स में कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अब मैं आगे ये लिखना चाहता हूँ कि 0.7 से जब मैंने वोल्टेज को 0.9 कर दिया, वोल्टेज बदल दिया, तो करंट 2 से कितनी हो गई, 22 मिली एम्पियर हो गई। तो मेरे को डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है या एसी रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये निकाल लिया जाए। नेक्स्ट में यहीं पर थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फाइंड डायनामिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। फाइंड डायनामिक रेजिस्टेंस when voltage changes from 0.7 वोल्ट टू 0.9 वोल्ट। सो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। डेल्टा बी कितना हो गया, 0.9 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। डेल्टा आई कितना हो गया, 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। मिली है तो आप चाहें तो 20 इंटू 10⁻³ आर ए सी या आर डायनामिक, तो आर ए सी लिखेंगे डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई। ये चीज़ बताता है कि किस रेट से वो चेंज हो रहा है। तो 0.2 डिवाइड बाई 20 इंटू 10⁻³ सो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ये 2 इंटू ये ऊपर चला गया 100 आ गया और ये 20 हो गया है ना, एक पॉइंट मैंने डेसिमल यहाँ कर दिया और यहाँ कट गया। सो जो आर ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 ओम के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायोड का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। डायनेमिक रेजिस्टेंस ये है कि जब हम वोल्टेज बदलते हैं तो रेजिस्टेंस जरूर बदलेगा, क्योंकि ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर। तो ये डिफरेंस है किसमें, वायर वाले रेजिस्टेंस में। यदि आप मेटल की वायर का रेजिस्टेंस लेते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यदि आप डायोड लेते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, हम उसे जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू अलग मिलेगी, रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू अलग मिलेगी। सो डायोड का बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी आपने बायसिंग कैसी कर रखी है। तो ये मैंने आपको पहले लेक्चर में उसकी बायसिंग बता दिया था। मैं डीसी सर्किट में, सिंपल डीसी सर्किट के लिए आपको मैं क्वेश्चन लगाना सिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज निकालना है और सर्किट में करंट निकालना है। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across diode and current in the circuit. Find potential difference across diodes यदि उस and current in the circuit। तो वहाँ पर जो डायोड है उस डायोड में हमें क्या निकालना है, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, गड़बड़ हो गया। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डायोड्स एंड करंट इन द सर्किट। अपने पास सर्किट दिया रहेगा और उस सर्किट में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब दूसरी चीज़ है, नी वोल्टेज दिया रहेगा, तो नी वोल्टेज लेंगे 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड एंड बी नॉट का मतलब उसका टर्मिनल वोल्टेज था या जो नी वोल्टेज था 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो ये अपने को नॉन वैल्यूज़ है, हम रियल डायोड ले रहे हैं। तो ऐसे अपने को दिया रहेगा क्वेश्चन में। एक एक छोटे से छोटे क्वेश्चन लगा के देखते हैं। सो मेरे पास ये एक डायोड है, यहाँ पर डायोड ले लिया, इसके आगे एक ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है। तो रेजिस्टेंस है, इस डायोड को मैंने जो है कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। सो मैंने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, डायोड के नीचे सिलिकॉन लिख दिया, तो सिलिकॉन का डायोड है। और ये जो रेजिस्टेंस है आर, इसकी वैल्यू लिख दिया मैंने 2 किलो ओम। और जो बैटरी है ये मैंने बैटरी यहाँ पर कितनी की लगाई, 0.5 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। ठीक है बेटा, अब हम इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जितने में लगवा दे रहा हूँ अपने से केवल यही पूछे जाते हैं। सो अपने को कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है, 0.7 वोल्ट है इस डायोड का। जब तक ये डायोड में मैंने क्या बताया था, ये प्लस से किसको ज्वाइन कर रखा है, प्लस से, है ना।
तो ये डायोड हमारा किस में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कब तक करंट फ्लो नहीं करेगी, जब तक हमारा वोल्टेज किसको क्रॉस नहीं कर जाएगा, नी वोल्टेज क्रॉस नहीं कर जाएगा। तो इसका नी वोल्टेज कितना है 0.7, ये इसका वोल्टेज नहीं है, ये इस डायोड का पैरामीटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक मैं बाहर का वोल्टेज 0.7 वोल्ट नहीं लगा दूंगा तब तक ये डायोड अंदर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करेगा। सो यहाँ पर जो 0.5 लगाया, सो आप ये क्या लिखेंगे कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो उसके नी वोल्टेज से कम है। तो सिंस अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड पोटेंशियल, वोल्टेज लिख देना, सिंस अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन नी वोल्टेज, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0, वो जो है करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो सर्किट में आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यदि करंट की वैल्यू 0 आ गई है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। इसमें जब सर्किट में करंट ही नहीं जाएगी तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज जाएगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू कितना होगा, IR होगा। अब आप देखिए पूरे सर्किट में दो चीज़ें हैं, एक डायोड है और एक रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर KVL लगा सकते हैं, आप पूरा लूप में भी लगा सकते हैं, या ऐसे लिख दें कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच दो रास्ते हैं, एक इधर है जैसे 0.5 का वोल्ट है और एक इधर है। तो इधर से जाते हैं तो डायोड और रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब वोल्टेज ऑफ डायोड प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये दोनों हुआ। और यदि इधर से जाएंगे तो कितना मिलेगा, 0.5 से 0.5 हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो मैंने क्या किया, डायोड प्लस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में 0.5 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है। अब आप देखिए वोल्टेज जो है किसका, डायोड का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का तो 0 है, तो आ गया कितना 0.5। तो BD की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0.5 वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। सो किसी डायोड में से करंट तब फ्लो करेगी जब आपका अप्लाइड वोल्टेज किससे ज़्यादा होगा, उसके नी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। ये मैं आपको डायग्राम फिर से बना देता हूँ। इधर की तरफ वोल्टेज लिया था, इधर की तरफ मैंने करंट लिया था, और कुछ देर तक अपने को कोई करंट नहीं मिलती, इसके बाद करंट मिलती है। सो यहाँ पर क्या कहलाता है, ये नी वोल्टेज कहलाता है। और यदि हमारा वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है अप्लाइड वोल्टेज, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, सो I इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारा B किससे कम हो, V0 से कम हो। V0 क्या चीज़ है, इसका नी वोल्टेज है। सो नी वोल्टेज से कम है तो करंट, नी वोल्टेज जैसे लगाएंगे सीधे करंट की वैल्यू अचानक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया कि मेरे पास एक सिलिकॉन का डायोड है और एक रेजिस्टेंस है, मैंने एक 0.5 की बैटरी से उसको कनेक्ट कर रखा है। अब मुझको पता है कि सिलिकॉन जो है उसका नी वोल्टेज कितना है, 0.7, यहाँ पर नी वोल्टेज है। नी वोल्टेज वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया वोल्टेज है जिस पे करंट की वैल्यू अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो मैंने जो है पोटेंशियल यहाँ पर नी वोल्टेज से कम लगा दिया है, तो मेरा अप्लाइड पोटेंशियल नी वोल्टेज से कम है, इसलिए सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में क्या करूँगा कि वोल्टेज जो है बढ़ा दूंगा फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में। सो अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे हम कि ये है डायोड ले लिया, आगे मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पर बैटरी लगा दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। सो ये जो वोल्टेज है, ये जो मैंने लगा रहा हूँ, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये सिलिकॉन का डायोड है और ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 किलो ओम है, ऐसे लिख लिया। सो अपने को तो पता ही है कि करंट निकालना है, और वो सो डेफिनेटली आप पहले ये चेक करिए करो, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ये फॉरवर्ड बायस में है, और इसका नी वोल्टेज कितना 0.7। तो अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा है तो करंट जरूर फ्लो करेगी। तो करंट फ्लो करेगी तो मैंने मान लिया कि सर्किट में कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है। अब आप देखिए जब आप वोल्टेज लगाएंगे तो डायोड में एक बार जब करंट फ्लो करने लगेगी तो डायोड का पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। सो वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज़ 0.7, हम चेंज करते नहीं हैं, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज तो उतना ही रखेंगे। एक बार डायोड कंडक्ट करने लगेगा तो डायोड का नी वोल्टेज कितना था 0.7। सो 0.7 के बाद 0.71, 0.72, 0.73, अब इस तरीके से 0.01, 0.02, 0.03 वोल्टेज चेंज करेंगे तो भी करंट बहुत ज़्यादा बदलेगी। तो एक बार जब करंट फ्लो करने लगेगी तो उसके नी वोल्टेज से ज़्यादा हम कभी भी वोल्टेज बढ़ाएंगे नहीं। जब भी डायोड के सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में, तो यदि आपसे पूछे कि डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आया, तो आपको बताना है कि जितना नी वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज, थोड़ा सा नी वोल्टेज से ज़्यादा होगा, बट जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो बहुत कम है। 0.7 के बाद 0.71, 0.72, 0.73 इस पर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने को
0.8, 0.9 या 1 या 1.2 इस तरह का वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज ऑफ डायोड प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस ये किसके इक्वल होगा, 10 वोल्ट के इक्वल होगा। तो ये तो 0.7 वोल्ट है, यहाँ पर मैंने VR ले लिया तो 10 आ गया। तो जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा वो कितना हो गया, 9.3 वोल्ट आ गया। सो ये जो 10 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई, इसका वोल्टेज डायोड पर भी आएगा, रेजिस्टेंस भी आएगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पर भी आएगा। अब आप यहाँ 10 की जगह 20 कर दीजिए तो यहाँ तो वोल्टेज कितना रहेगा, 0.7 ही रहेगा, बाकी यहाँ पर चलेगा। इसीलिए हम डायोड के साथ हमेशा रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं, नहीं तो हमारा डायोड जल जाएगा, क्योंकि उसका नी वोल्टेज तो बहुत कम है। आप मान लेते हैं कि आप केवल डायोड ले लेते हैं। सपोज़ कि मैं क्या करता कि यही वाला डायोड ले लेता सिलिकॉन का, ये मेरा सिलिकॉन का डायोड है, और यहाँ मैं सीधे उठाया और इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा डायोड क्या कर जाएगा, जल जाएगा, है ना। इट विल बर्न, करंट फ्लो नहीं करेगा, इतना ज़्यादा करंट जाएगी कि डायोड जल जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, डायोड के सीधे उठाया और बड़ी बैटरी से लगा दिया, तुरंत ही इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि आपके डायोड से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम डायोड हमारा बर्न नहीं करे तो हम उसके हमेशा सीरीज में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं। अब एक बार देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई, सो आई की जो वैल्यू निकालना है, आई यहाँ तो देखो इसका रेजिस्टेंस दिया नहीं है, इसलिए हम इससे निकाल लेंगे। तो आई इज इक्वल टू होगा VR डिवाइड बाई R, इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज बी, आई इज इक्वल टू B/R। तो इसका VR आया कितना हमारे पास 9.3 और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो आप इसको जो है आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं। हाँ, डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा बहुत आसानी से। तो ये आ जाएगा कितना, 4.65 मिली एम्पियर। मैंने जो है रेजिस्टेंस को किलो ओम में ही रहने दिया, तो करंट किस में आ गई, मिली एम्पियर में आ गई। तो इस तरीके से हम डायोड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में बता दिया, रिवर्स बायस में बता दिया, ऐसे जो डायोड के क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ रिवर्स बायस में डायोड को ज्वाइन कर देता हूँ। तो एक सिंगल डायोड है, वही वाले क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और इस तरीके से डायोड को बनाया, उसके साथ हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बिना रेजिस्टेंस के हम डायोड को कभी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हैं। एक्सीडेंटली यदि पूरा वोल्टेज डायोड पर ही आ जाएगा तो हमारा डायोड तुरंत ही जल जाएगा। तो उसके साथ हमेशा रेजिस्टेंस लगा कर रखते हैं, क्योंकि डायोड का खुद का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ये 2 किलो ओम हो गया, और ये भी जो डायोड लिया है मैंने सिलिकॉन का लिया है। अब आप ये बताइए ये तो किस में है, रिवर्स बायस कंडीशन में है। रिवर्स बायस कंडीशन में है तो डायोड से कोई करंट जाएगी नहीं। तो यदि आप यहाँ पर इसके सोल्यूशन की बात करें तो डायोड हमारा रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा मान लेंगे। ये मैंने बताया था पीछे कैलकुलेट कर 10⁻7 आ रहा था, तो कहाँ तो 10⁻7 है और कहाँ पर 2 × 10⁻3। तो 10⁻3 के कंपेरिजन में 10⁻7 काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻6 10⁻7 ज़्यादा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। और मैंने इस तरीके से यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो डायोड को जब रेजिस्टेंस मिले तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो सर्किट में तो करंट जाएगी नहीं, क्योंकि सर्किट ही ओपन हो गया। तो 10 वोल्ट है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। जब आई नहीं होगा तो VR हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। तो VR 0 हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर, ये वोल्टेज ही तो बचा। अब हमें पता है कि वोल्टेज ऑफ डायोड प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, इन दोनों के अक्रॉस कितना लगाया, 10, तो 10 लिख दिया। तो डायोड का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज 0 है तो 10 आ गया। इससे डायोड का वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, 10 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में जब करंट फ्लो नहीं कर रही होगी तो डायोड का कितना वोल्टेज होगा ये आपको देखना पड़ेगा कि उसके पास कितना वोल्टेज मिल रहा है। फॉरवर्ड बायस में जब करंट फ्लो कर रही होगी तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज हमेशा उसके नी वोल्टेज के बराबर होगा। अब रिवर्स बायस में डायोड की अपनी एक लिमिट होगी, क्योंकि मैंने आपको रिवर्स बायस कंडीशन में ये डायग्राम बना के बताया था कैरेक्टरिस्टिक, कि आपके पास जो डायोड है आप ऐसे ऐसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक टाइम पे ऐसा आएगा जो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन नहीं करे तो ये जो डायोड का वोल्टेज आएगा उसके ब्रेक डाउन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड करता है कि हम लोग जो है किस तरह के डायोड को डिज़ाइन कर रहे हैं। सो हमारे जो वोल्टेज ये बैटरी लगाएंगे, मान लेते हैं इसका 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट से कम है, नहीं तो करंट फ्लो कर जाती है और फिर यहाँ आई की वैल्यू 0 नहीं आती। तो इस क्वेश्चन में हमने जो लिया हुआ है, जो हमने ले रखा है, सो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है उसके 10 वोल्ट से ज़्यादा है, तभी तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। सो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज जो हमारे डायोड का होगा वो 10 वोल्ट से ज़्यादा है, नहीं तो सर्किट में करंट जाती ही जाती। तो रिवर्स बायस में जब लगाएंगे कोई ब्रेक डाउन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। ब्रेक डाउन वाला सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आता है जब हम जीना डायोड लगाते हैं, तो मैं अभी उसको अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो एक एक डायोड के क्वेश्चन मैंने आपको देखिए यहाँ पर करा दिए।
सबसे पहले रेजिस्टेंस निकलवाया, इसके बाद मैंने लिया कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है डायोड्स के क्रॉस और करंट सर्किट में निकालना है। यहाँ पर नी वोल्टेज में कितना ले रहा हूँ 0.7 और इसका नी वोल्टेज 0.3 ले रहा हूँ। मैंने डायोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, 0.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। अब मैंने चेक किया कि अप्लाइड वोल्टेज तो इससे क्या है कम है उसके नी वोल्टेज से, सर्किट में करंट जाएगी नहीं, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई 0। जब करंट गई नहीं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में वोल्टेज आएगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज V = IR से निकालेंगे तो उसमें पोटेंशियल तभी आएगा जब उसमें करंट जा रही है। तो यहाँ जब पोटेंशियल आया नहीं तो पूरा का पूरा 0.5 कहाँ पर आ जाएगा, डायोड के एक क्रॉस ही आ जाएगा। एक तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा फिर मैंने क्या किया कि 10 वोल्ट ही रखा, वही रखा। तो आप देखिए यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके जो है नी वोल्टेज से ज़्यादा, तो सर्किट में करंट जरूर जाएगी। तो बी डायोड 0.7 हो गया, तो बी डायोड प्लस बी रेजिस्टेंस = 10 आ गया। तो 0.7 प्लस बी आर = 10, तो बी आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 9.3 के इक्वल आएगी। फिर मैंने आपको बताया कि डायोड को सेव करने के लिए, डायोड हमारा सेफ रहे, वो बर्न नहीं करे, तो उसके सीरीज में हम हमेशा क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखते हैं। तो मैं लगा दिया, बिना रेजिस्टेंस के यदि आप लगाएंगे तो पूरा वोल्टेज यहाँ आ गया। अब इसका तो नी वोल्टेज 0.7 है और आपने लगा कितना दिया है 10 दिया है, तो इतनी एक्सेसिव करंट फ्लो होगी कि आपका डायोड क्या करेगा, बर्न कर जाएगा। सो I = यहाँ पर BR/R लिख दिया मैंने करंट निकालने के लिए। ये यदि मेरे को इसका रेजिस्टेंस दिया रहता तो मैं टोटल 10 लिख देता, कि अप्लाइड वोल्टेज 10 है, इसके और इसके रेजिस्टेंस को जोड़ देता। क्योंकि मुझको क्वेश्चन में इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और मेरे को पता है कि अलग अलग अप्लाइड वोल्टेज पर रेजिस्टेंस अलग अलग आता है, बट हाँ नी वोल्टेज पर कितना रेजिस्टेंस यदि दिया रहता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। सो यहाँ पर क्या होगा कि BR/R लिख करके मैं सॉल्व कर लिया और इस तरीके से कितना हो गया 4.65 आ गया। अब अगले वाली मैंने क्या किया है कि डायोड को रिवर्स बायस कर दिया है। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगी, है ना, हम ये मान के चलें कि उसका ब्रेकडाउन नहीं है। तो करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब करंट फ्लो तभी नहीं करेगी बैटरी लगाने पर जब आपका सर्किट क्या हो, ब्रोकन कंडीशन में हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करंट फ्लो नहीं कर सकती है और रिवर्स में भी। फॉरवर्ड में करंट कब फ्लो नहीं करेगी, जब आपका अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है, और रिवर्स में करंट कब फ्लो नहीं करेगी, जब आपका अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। तो दोनों में ही हम जो है हमारे डायोड की करंट 0 हो सकती है। तो ये मैंने आपको बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपको 2-2 डायोड लगा करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पर हमें 2-2 डायोड दिया हुआ है। तो एक सर्किट लिया मैंने यहाँ पर, फिर एक डायोड जो है यहाँ ले लिया इस तरीके से, और आगे कहीं पर भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप। यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है और इधर रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब बैटरी, डायोड और रेजिस्टेंस ये ज़रूरी होता है। तो ये भी सिलिकॉन का डायोड है, ये भी सिलिकॉन का डायोड है, 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो आप देखिए बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका कितना होता है 0.7 वोल्ट, इसका भी कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है। तो यदि आप दोनों की वैल्यू को यहाँ पर ले लेंगे, सो BD1 = BD2 दोनों डायोड, और ये कितना होगा 0.7 हो जाएगा। तो 0.7 + 0.7 कितना हो गया 1.4। तो मान लेते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी है I है। सो टोटल जो वोल्टेज आएगा BR के क्रॉस, तो BR के क्रॉस आप देख लें यहाँ टोटल कितना है 10, और यहाँ डायोड में कितना हो गया -0.7 + 0.7 1.4। तो यहाँ पर यदि आप इसको माइनस कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 8.6 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। अब I की जो वैल्यू है वो BR/R होगी। रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल करके सॉल्व कर देना है, क्योंकि हमें डायोड का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और ये कितना हो गया, सो जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4.3 मिली एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। आप देखिए फिर से यहाँ पर जो ले रहे हैं सो कितना है 0.7 वोल्ट, यहाँ पर भी ले रहे हैं 0.7 वोल्ट, तो 0.7 + 0.7 कितना हुआ 1.4। तो 10 में से 1.4 तो यहीं आ गया, तो बचा कितना 8.6। तो 8.6 रेजिस्टेंस में आ गया, और इस तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं। यहीं पर अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूँ। सेम यही क्वेश्चन लगाना चाहते हैं हम। सिलिकॉन, इसके बाद यहाँ पर ये जर्मेनियम, 2 डायोड लेंगे, ये रेजिस्टेंस 10 वोल्ट, 2 किलो ओम, सिलिकॉन और ये जर्मेनियम। सो आप काफ़ी इजीली बता सकते हैं, देखिए है ना, ये डायोड नंबर 1, ये डायोड नंबर 2। तो BD1 किसके इक्वल हो जाएगा 0.7 वोल्ट के, एंड BD2 किसके इक्वल होगा 0.3 वोल्ट के। क्यों ऐसा होगा, इनका टोटल पहले निकालो। 0.7 + 0.3 कितना हुआ 1, ये 1 से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से करंट जाएगी ही जाएगी। किसी एक को चेक कर लो।
तो ऐसे आ सकता है। तो टोटल इतना हो गया। रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना आएगा, टोटल आप कितना लगाए हैं 10 माइनस डायोड में कितना एम्पियर कर गया 0.7 प्लस 0.3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.7 प्लस 0.3, इतना तो डायोड में ही आ गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 9 वोल्ट के। अब आई की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी VR/R के इक्वल आ जाएगी। सो दिस इज़ 9/2, सो ये आ जाएगा किसके इक्वल 4.5 मिली एम्पियर। सो ये करंट आ जाएगी हमारे पास कितनी 4.5 और दिस 5.3। इसमें क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसका जो है नी वोल्टेज, यहाँ पर इसका नी वोल्टेज कम था, इसलिए हम ऐसे लगा सकते। तो ये मैंने सीरीज में लगा दिया। इसी तरीके से हमारे पास सीरीज के अलावा क्या है, पैरेलल में दिया रहता है, तो हम पैरेलल में लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 डायोड हैं और दोनों डायोड हमने किस में लगा रखा है, पैरेलल में लगा सकते हैं। सो आप पैरेलल में लगा लीजिए। मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर ये सिलिकॉन है, ये आ गया यहाँ पर, और इसके बाद इधर की तरफ सिलिकॉन की, ये ऐसे सिलिकॉन की लगा दिया, ये हो गई। और यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी कहीं लगाना होगा। सो ये मैंने इधर की तरफ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। सो जो मैंने बैटरी लगाया है वो कितनी वोल्ट की लगाया है, 10 वोल्ट की लगा दिया है। और ये भी डायोड किसका है, सिलिकॉन का, ये भी डायोड सिलिकॉन का है। ये डायोड D1 और ये डायोड D2, और ये R की वैल्यू 2 किलो ओम है। अब आप देखिए यहाँ पैरेलल में लगा दिया, ये एक पाथ होगा, तो 10 में से 0.7 तो यहाँ आ जाएगा, 10 में से 0.7 तो यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, तो 9.3। और ये दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो आप काफ़ी आसानी से आप देखिए बता सकते हैं। BD1 ये कितना हो गया 0.7 वोल्ट, तो ये पैरेलल में है, एक ही जगह से कनेक्टेड है। सो BD2 की जो भी वैल्यू होगी, BD2 वो भी किसके इक्वल होगा 0.7 वोल्ट के इक्वल होगा। अब आप यदि कोई भी एक लूप लेते हैं, कोई भी एक लूप, तो 0.7 तो यहाँ आ गया, तो बचा कितना 9.3। सो जो VR होगा इस लूप में आप ले, केवल यहाँ से ले लें, सो यहाँ कितना है 10 वोल्ट, यहाँ आ गया 0.7, तो 10 में से 0.7 तो यहाँ आ गया, तो बचा कितना 9.3, तो 10 माइनस 0.7 ये किसके इक्वल हो जाएगा 9.3 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। अब I की जो वैल्यू है वो कितनी है VR/R, सो ये 9.3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना 4.65 मिली एम्पियर, ऐसे बता सकते हैं। सो इसके डायोड के क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं होते, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, इससे डिफरेंट कभी भी डायोड के क्वेश्चन नहीं आए हैं। सो आपको जो क्लास की एग्जांपल है केवल इनको लगा लेना है, बाकी आप आसानी से बता सकते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ लगा लेता हूँ। सो आप जो है ये डायोड एक ले लिए, इधर की तरफ एक, और ये बैटरी यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये आपके पास बैटरी हो गई। और फिर जो है एक सिलिकॉन का डायोड लेंगे और एक जर्मेनियम का डायोड लेंगे। यहाँ पर एक ले लिया, ये सिलिकॉन का डायोड हो गया, ये जर्मेनियम का हो गया, ऐसे आप बता सकते हैं। ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं मैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेना है अपने को 2 किलो ओम, और ये कितना ले लेना है 10 वोल्ट ले लेना है। ये थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली बात है ना, इनके टर्मिनल वोल्टेज 0.7, इसका टर्मिनल वोल्टेज 0.3। अब आप बताइए ये और ये तो पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज कभी अलग अलग तो हो नहीं सकते। यदि यहाँ 0.7 है तो यहाँ भी 0.7 होगा, लेकिन मेरे को पता है कि जर्मेनियम का नी वोल्टेज कितना होता है 0.3, तो 0.3 से आगे तो बढ़ ही नहीं देगा। सो सबसे पहले यदि पैरेलल में डायोड लगे हुए हों और सबसे करंट जा रही हो, तो आप ये देखिए कि पैरेलल वाले में किसका वोल्टेज कम है, तो इसका वोल्टेज कितना है 0.3। तो आप जब बैटरी लगाएंगे तो जब इससे करंट जाने लगेगी तो इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास करंट जाती है, यहाँ पर जो है VR की वैल्यू हमने निकाल लिया था, तो सर्किट में हमारे पास ये करंट आ गई थी I। तो ऐसे हम करंट बता सकते थे इसको 4.65, और डायोड में यदि करंट निकालना होगा तो इनका आधा आधा आ जाएगा। तो यहाँ तक तो करंट कितनी आ गई I, और लौट के भी करंट यहाँ आ जाएगी, और इधर करंट जाएगी I/2, और यहाँ भी करंट निकाल जाएगी I/2। ये मैं वहाँ पर समझाया नहीं था। सो मेरे को तो करंट I ही निकालना है, तो I करंट निकालूंगा, और इधर भी दे सकते हैं। और यहाँ अब आप देखिए इसका तो कितना है 0.3 वोल्ट है, अब ये पैरेलल में है तो इसका बढ़ने ही नहीं देगा। सो हमारी जो करंट है वो I यहाँ की तरफ आ जाएगी, और इधर की तरफ करंट की वैल्यू कितनी जाएगी 0। सो मैं इसको तो मान लेता हूँ I1, इसको मान लेता हूँ I2, इधर की तरफ मान लिया है ना। जैसे यदि मैं यहाँ की तरफ बताता
तो करंट कितनी आती है I1 और ये करंट कितनी जाती है I2। आइडेंटिकल है तो I1 I2 इसका क्या हो जाते हाफ हो जाते। यदि आप यहाँ आगे फर्दर लिखना भी चाहते हैं तो I1 इज इक्वल टू I2 और ये I/2 होगा। अब डिवाइड कर लेना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, फिर से समझिए, यहाँ का कितना, ये जब करंट कंडक्ट करेगा तो इसका नी वोल्टेज कितना है 0.7, तो ये 0.7 लाने की कोशिश करेगा और ये कितना आएगा 0.3। यदि ये 0.3 आ गया है तो इसको 0.7 होने नहीं देगा। मतलब ये जो इसका डायोड है फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट वाला डायोड मान लेता हूँ, इसको सेकंड डायोड मान लेता हूँ। सो फर्स्ट वाला जो डायोड है वो 0.3 वोल्ट से आगे जाएगा ही नहीं, और जो सेकंड वाला डायोड है वो तो कितने पर सेट हो गया 0.3 वोल्ट पर। इसलिए ये तो इसका जो वोल्टेज है वो उसके नी वोल्टेज से कम हो गया, इसलिए I1 की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यदि I1 0 है तो I2 किसके इक्वल आएगा I के इक्वल आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस पर डायोड निकालना है वोल्टेज, तो आप कोई भी सर्किट ले लीजिए, यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ गए और यहाँ आ गए, तो ये जो 10 वोल्ट है ये किस पे लगाया रेजिस्टेंस पर, इस डायोड पर। तो डायोड पर कितना है 0.3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 0.3, तो 10 माइनस 0.3 यदि आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.7 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसे 9.7 वोल्ट ले लिया। अब जो आप I की वैल्यू निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगी VR/R के। सो 9.7 डिवाइड बाई 2, सो ये आ जाएगा कितना 4.85 मिली एम्पियर, यहाँ आ गया। सो देखिए मैंने आपको ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए भाई। यहाँ पर मैंने आइडेंटिकल डायोड लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, करंट गई तो इसका 0.7 था तो इसका भी 0.7, यदि ये दोनों जर्मेनियम को होते तो ये भी 0.3 होता, ये भी 0.3 होता। मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन करा दिया कि इधर की तरफ कितना है 0.7 और इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है 0.3। चूँकि दोनों पैरेलल में है तो या तो इसका 0.7 है तो इसका भी 0.7 होगा, लेकिन जर्मेनियम वाले का 0.7 जाएगा ही नहीं। यदि आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जल जाएगा। अपने को ध्यान रखना है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सबसे पहले नी वोल्टेज देखेंगे। यदि आप नी वोल्टेज के बराबर लगा देते हैं वोल्टेज तो करंट अलाउ कर देगा, सडन करंट फ्लो करेगी, इसके बाद फिर हम आगे वोल्टेज को बढ़ाते नहीं हैं। तो ऐसे मैंने आपको डायोड पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। सो नेक्स्ट अपने को ब्रेक डाउन मैकेनिज्म सीखना है इसमें। सो ब्रेक डाउन मैकेनिज्म इन डायोड, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म इन डायोड है ना। सो हमारे पास जैसे ये कोई डायोड है, यहाँ पर हमने ले लिया, इधर की तरफ, और ये एक तरफ पी साइड है, एक तरफ एन साइड है, इधर की तरफ होल गए तो प्लस चार्ज आ गया, ये पढ़ रखे हैं हम, और इधर की तरफ निगेटिव चार्ज है, ये डिप्लीशन रीजन बन गया हमारा। तो दिस इज़ डिप्लीशन रीजन। और अब आप इसको क्या करते हैं कि रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और रिवर्स बायस का क्या करते हैं वोल्टेज बढ़ाते हैं। सो आप क्या कर रहे हैं रिवर्स बायस का वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप ऐसे रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये वोल्टेज बढ़ा दिया। और जैसे जैसे हम रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ये मैंने आपको सब समझा रखा है V और A, तो कुछ देर तक तो आपकी करंट क्या रहेगी प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगी, एकदम लगभग कांस्टेंट रहती है, फिर सडनली ऐसा आएगा कि एक बार वो टूट जाएगा। सो जब आपका वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो करंट की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी। तो ये जो आ रहा है ये कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो करंट क्यों बढ़ी, क्योंकि वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जो है टूट गए हैं। सो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी इनविल्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। सो जब रिवर्स बायस कंडीशन में करंट अचानक बढ़ जाती है तो पूछेगा भाई करंट अचानक क्यों बढ़ी, तो आप क्या बताएंगे कि करंट सडनली इंक्रीजेज बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन रीजन ब्रेक। ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ के यदि अपने को बॉन्ड तोड़ना है तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेंगे। मान लो एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन होल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भगा देगी उसको, होल को इधर ले जाएगी, इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएगी। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन और होल को स्वीप आउट करती रहेगी, लेकिन यहाँ पर रहने नहीं देगी। तो अचानक करंट कब बढ़ेगी, तो जब आप यहाँ के कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ दीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड अचानक टूट जाएंगे, बहुत सारे बॉन्ड एक साथ टूट गए तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाएंगे। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और होल यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से एकदम करंट की वैल्यू होगी। तो जो बॉन्ड टूटने के बाद होल इधर आएंगे, मतलब ये आपकी करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगी। तो ऐसे जो है करंट बता सकते हैं, करंट तो ऐसे ही फ्लो होगी।
तो इस तरीके से आपकी करंट आ गई सर्किट में। सो इन रिवर्स बायस current suddenly increases because covalent bonds of the depletion region break। तो वहाँ के बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको दो चीज़ करनी होगी। मान लेते हैं कि आपका ये इलेक्ट्रॉन और ये होल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और आप इसे तोड़ना चाहते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करा दीजिए, है ना। सो बॉन्ड्स कैसे कैसे टूट सकते हैं? बॉन्ड्स ऑफ द डिप्लीशन रीजन कैन बी broken by इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, और बाई कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। मैं आपको सब लिख के बता रहा हूँ। और बाई कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉन का कोलिजन करा दीजिए, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको नॉकआउट कर देगा। सो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन में बॉन्ड बने हुए हैं, यदि अचानक टूटना चालू कर दे तो इस वोल्टेज पर क्या हुआ, अचानक बॉन्ड टूट गए, तो ये जो वोल्टेज है जिस पर ऐसा होता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें, ये जो हमारा बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर लेगी, तो उससे टूट जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करा दीजिए। कोलिजन से बॉन्ड टूटना है तो आपकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बॉन्ड तोड़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप किस तरीके से तोड़ना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। सो दो मैकेनिज्म है, एक कौन सी मैकेनिज्म है, कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कौन सी मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से तोड़ते हैं तो जीनर ब्रेकडाउन कहलाता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन से कहलाते हैं तो एवलांच कहलाता है। सो दो तरह के हमारे पास जो है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं बॉन्ड तोड़ने के। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आपको दो डिफरेंसेस यहाँ पर बताऊँगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो टूटता है वो जेनर कहलाता है, जेनर ब्रेकडाउन। ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया। और दूसरा है एवलांच। एवलांच का मतलब होता है कि बिल्डिंग अप, वो जो है बढ़ेगा। जैसे आप आइस का एवलांच देखते होंगे, कहीं पर स्नो है और वहाँ से आइस जो है गिरना चालू हो गया, तो धीरे धीरे जब नीचे आता है तो खूब सारा अमाउंट बढ़ता रहता है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, उसने एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो दो हो गए, दो मिल के दो बॉन्ड और तोड़ देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 मिल के 4 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 8 हो गए, 8 मिल के 8 को तोड़ेंगे तो 16 हो गए, फिर 16 मिल के तोड़ेंगे तो 32 हो गया, फिर 64 हो जाएगा। इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अवलांच जो है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। सो जीनर ब्रेकडाउन हो गया और अवलांच हो गया। अब यहाँ पर क्या पॉइंट लिखेंगे कि कोवैलेंट किसकी वजह से टूटेंगे। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स कहाँ के, डिप्लीशन रीजन के। कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ डिप्लीशन रीजन ब्रेक बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही टूटेंगे, है ना। ये जीनर में है। एवलांच में क्या लिखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ डिप्लीशन रीजन ब्रेक बाई कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ब्रेक बाई कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फैक्चुअल बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से टूटेगा तो जेनर कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन से टूटेगा तो वो एवलांच कहलाएगा। दोनों में से किसी से भी आप जो है उस बॉन्ड को ब्रेक करवा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से तोड़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होनी चाहिए तो आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज स्मॉल, इसमें जो है नैरो होगी और इसमें वाइड होगी, ज़्यादा होगी। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर या रीजन इज लार्ज, मतलब इसमें इधर की तरफ तो नैरो है और इधर की तरफ कैसी है, वाइड है।
अब यदि उसकी विड्थ कम है तो डोपिंग हाई होगी। सो डोपिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन, डोपिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन इज हाई। यदि आपको डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम करना है तो डोपिंग हाई करना पड़ेगा। इधर की तरफ क्या लिखेंगे, ये सब बता रखा है मैंने आपको। डोपिंग ऑन बोथ साइड्स, डोपिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन, डोपिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन इज लो, तो लो है। इसके बाद ब्रेक डाउन वोल्टेज को आपको देखना है। सो ब्रेक डाउन वोल्टेज इज स्मॉल, वो स्मॉल होता है, 6 वोल्ट से कम ही होता है, तो लेस दैन 6 वोल्ट। वो डिपेंड करता है वैसे डिज़ाइन पर, और यहाँ ब्रेक डाउन वोल्टेज ज़्यादा होगा। सो ब्रेक डाउन वोल्टेज इज़ हाई, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सो जो वी है वो ग्रेटर दैन 6 वोल्ट आ जाएगा। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई बहुत कठिन बात नहीं है, फैक्चुअल बातें हैं, ये ध्यान रखना है। सो हमारे जो है ब्रेक डाउन मैकेनिज्म 2 तरीके से होगी। यदि आपकी डोपिंग हाई है तो चार्ज कैरियर पास होंगे, होल्स पास होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को होल से कंबाइन करने के ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चलना पड़ेगा, इसलिए हमारे डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, यदि हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम आ रही है, तो अपने को पता है कि E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यहाँ पर समझा देता हूँ। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो आप विड्थ जितना कम करेंगे तो कम वोल्टेज के लिए भी E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से तोड़ना है तो इस विड्थ को कंट्रोल करिए, इसको कम कर दीजिए, इसको माइक्रो मीटर में या कुछ 1/10 था, 1/20 था, 100 था माइक्रोमीटर में ले लीजिए, तो ये कम भी वोल्टेज रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम इसका जो है ब्रेकडाउन किस तरीके से कराना चाहते हैं। ब्रेकडाउन हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कराना चाहते हैं या कॉलिजन से। यदि आपको कॉलिजन से कराना है तो विड्थ चौड़ी रखेंगे तो ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने का समय मिल जाएगा, जिससे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी, वेलोसिटी पिकअप कर लेगा और इस तरीके से वो बॉन्ड को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है।